एक बार की बात है। राजा नाम का एक लड़का था। राजा बहुत ही मनचला था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता और मजाक करता रहता था। एक दिन दो सहेलियां रानी और पूजा आपस में बात करती हुई जा रही होती हैं। तभी राजा उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, कहाँ जा रही है दोनों सहेलियां गोभी का फूल बनकर? जरा हमारी बात भी सुन लो, हमें कौन से कांटे लगे हैं? राजा की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो राजा को सबक सिखाने के इरादे से जाने लगती है। लेकिन पूजा उसे रोक लेती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो रानी, इस मनचले से लड़ने? ये तो बना ही जूतियाँ खाने के लिए है, इससे मुंह लगाना ठीक नहीं है। चलो हम अपने कॉलेज चले। पूजा की बात सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है, सही कह रही है पूजा, भला तुम दोनों मेरे मुंह कहाँ लगोगी? तुम्हें तो कोई राजकुमार आएगा लेने, शक्ल देखो जरा अपनी। राजा की बात सुनकर रानी राजा के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये ले, अब अपनी शक्ल देखना घर जाकर आईने में, छिछोरा कहीं का। फिर रानी और पूजा वहां से चली जाती है। लेकिन राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। उस दिन से राजा रानी और पूजा से अपना बदला लेने की फिराक में घूमता रहता है। एक रात पूजा और रानी को कॉलेज से लौटने में देर हो जाती है। पूजा रानी से बोलती है, अरे रानी, आज तो बहुत देर हो गई, घर पर पक्का डांट पड़ेगी हमें, मुझे तो डर लग रहा है। पूजा की बात सुनकर रानी कहती है, तू तो बहुत ही डरपोक है पूजा, तेरी शादी के बाद तो भगवान ही मालिक है तेरा। रानी की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है। तभी वहाँ राजा आ जाता है और बोलता है, और कहाँ जा रही है तुम दोनों इतनी रात में मेरे बिना? कहो तो तुम दोनों के साथ मैं भी चल दूं। राजा की बात सुनकर रानी बोलती है, बहुत ही बेशर्म है तू राजा, इतनी बेइज्जती के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा, दफा हो जा नहीं तो बंदर की तरह लाल कर दूंगी। रानी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बहुत ही ज्यादा घमंड है तुम दोनों को, आज मजा चखाता हूँ तुम दोनों को। ऐसा कहकर राजा अपने हाथ से इशारा करता है। इशारा करते ही उसके दोस्त चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। वो दोनों रानी और पूजा को पकड़ लेते हैं। बहुत सही पकड़े हैं भैया, बोलो इन लड़कियों का क्या करना है? इन दोनों ने बहुत तंग किया है आपको। करना क्या है? वही जो हम और दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तो जरूर देनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो तीनों रानी और पूजा का गला दबाने लगते हैं। आह, आह, छोड़ दो मेरा गला, आह, आह, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो। लेकिन वो तीनों दरिंदे पूजा और रानी का गला नहीं छोड़ते, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। मंगू राजा और चंगू से बोलता है, अरे राजा भैया, लगता है ये दोनों मर गई हैं। इससे पहले हम तीनों को कोई देखे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो तीनों मिलकर रानी और पूजा की लाश को एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानी और पूजा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। रानी, इस राजा ने हमें मार डाला, चलो इसे मारकर अपना बदला लेते हैं। पूजा की बात सुनकर रानी बोलती है, नहीं पूजा, इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकते हम। इस मनचले को ऐसी मौत देंगे जिससे फिर कभी कोई मनचला किसी लड़की को नहीं छेड़े। फिर इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा को भी एक कामिनी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। एक दिन जब राजा और कामिनी मिलते हैं तब राजा कामिनी से बोलता है, कामिनी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अरे जिंदगी जीने के लिए शादी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के ही रहूंगी। फिर कामिनी राजा के घर आकर रहने लगती है। मंगू, एक बात बोलूं, ये अपने राजा भैया की किस्मत है बड़ी जोरदार। देखो ना, कामिनी भाभी जैसी लड़की मिली है इन्हें। तो भाई तेरे सीने में क्यों दर्द हो रहा है? चुपचाप चल यहाँ से, लड़की कहीं का। फिर कामिनी और राजा अपने कमरे में जाते हैं। कामिनी शादी का घूंघट पहनकर बैठी होती है। ये देखकर राजा बोलता है, अरे भाई, अब भी शर्मा रही हो? अरे मैं वही हूँ, तुम्हारा पहले वाला राजा।
कोई नया राजा की बात सुनकर कामिनी बोलती है, हाँ जी पता है, आप ही हो गली के मन चले, लेकिन ये तो रस्म होती है ना। कामिनी की बात सुनकर राजा हंसते हुए कामिनी के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन घूंघट उठाते ही डर के मारे चिल्लाने लगता है। राजा की आवाज सुनकर चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर राजा बोलता है, अरे चंगू मंगू, यहाँ चुड़ैल है, कामिनी ना जाने कहाँ चली गई। राजा की बात सुनकर चंगू मंगू हंसने लगते हैं। मंगू बोलता है, लगता है राजा भैया शादी की खुशी में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अरे ये कामिनी भाभी ही है। कामिनी भी राजा के पास आती है और बोलती है, क्या तुम भी राजा, कैसे मन चलिल हो, एक लड़की पास आई तो घबरा गए। वहाँ कामिनी को देखकर राजा शांत हो जाता है और चंगू मंगू को जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद राजा फिर से कामिनी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कामिनी को देखता है उसे फिर से चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया, अरे चुड़ैल आ गई। चंगू मंगू इधर आओ और इस चुड़ैल से बचाओ। राजा की आवाज सुनकर चंगू मंगू से बोलता है, सो जा यार मंगू, लगता है ये राजा भाई शादी की खुशी में पागल हो गए हैं और ये रात बीत जाने के बाद ही ठीक होंगे। उधर राजा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजा उठता है। कामिनी उसके पास ही बैठी होती है। राजा के होश में आने के बाद कामिनी उसे बोलती है, आप भी ना राजा, बहुत वो हैं, भला ऐसे भी कोई सोता है, चलो उठो और नहा लो, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। लेकिन राजा कामिनी से बहुत ज्यादा डरा होता है। वो कुछ नहीं कहता और नहाने चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कभी ये कामिनी चुड़ैल दिखती है, कभी ये लड़की, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी राजा के पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। राजा पीछे घूमता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रही हो? छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तेरा पीछा छोड़ दूं? ये तो अब तेरी मौत के बाद ही छूटेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। रात में चंगू मंगू अपने घर पर बैठे शराब पी रहे होते हैं। तभी मंगू बोलता है, यार एक बात तो बता चंगू, ये राजा भैया ने सही नहीं किया। उन दोनों लड़कियों को मारकर कहीं वो भूत बन गई तो। तुम बहुत ही मनहूस टाइप के आदमी हो यार, रात में शराब के साथ ऐसी बातें करता है कोई? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चुप करके दारू पी। फिर चंगू और मंगू शराब पीने लग जाते हैं। तभी वहाँ दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं और एक चुड़ैल बोलती है, कौन कहता है भूत नहीं होते? मैं हूं ना। ऐसा कहकर पूजा और रानी चुड़ैल उन दोनों को मार डालती हैं और चंगू और मंगू को मारने के बाद पूजा चुड़ैल बोलती है, रानी इन जमूरों को तो हमने मार दिया, लेकिन उस शैतान को कैसे मारेंगे? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। उसे देखकर रानी और पूजा चुड़ैल खुश हो जाती हैं और बोलती है, कामिनी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारा साथ दिया इस बदले को लेने में। इसके बाद कामिनी अपने घर चली जाती है। वहाँ राजा डरा बैठा होता है। राजा को देखकर कामिनी बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राजा, तुम्हारी समस्या का हल है कि तुम उन चुड़ैलों से शादी कर लो, और क्योंकि एक बार तुम उनके पति बन गए तो वो तुम्हें अपना पति होने के कारण नहीं मार पाएंगी। राजा को कामिनी की बात ठीक लगती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह रानी और पूजा चुड़ैलें राजा के घर आ जाती हैं। राजा तुम यही चाहते थे ना, देखो वही हो रहा है, हम तीनों की शादी हो रही है। फिर तीनों की शादी हो जाती है, लेकिन राजा की शादी होते ही कामिनी भी चुड़ैल बन जाती है। ये दोनों नहीं मार सकती, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ ना। तुम भी चुड़ैल थी, लेकिन कैसे? नास मिटे भूल गया, इन दोनों की तरह ही तूने मुझे भी मार डाला था। मैं मीना हूँ। ऐसा कहकर मीना अब दुष्ट राजा को मार डालती है।
रीना की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए बहुत खुश थी। शादी के बाद रीना पहले दिन सुबह सुबह उठती है और सोचने लगती है, भगवान, बस अब ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। शादी से पहले मेरी सौतेली माँ ने जिंदगी भर मुझे तंग किया और मैं कभी सुकून से नहीं जी पाई, पर अब मेरी आपसे विनती है कि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। मैं अब सिर्फ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। रीना का पति विकास अभी भी सो रहा था। रीना उठती है और चाय बनाने चली जाती है। रीना की सास रीना से कहती है, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी, आप जाकर अब आराम करिए बस। रीना की सास चली जाती है और रीना चाय नाश्ता बनाने लगती है। इतने में रीना का पति विकास भी उठ जाता है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। माँ, हमने नई कार तो ले ली, पर हमारी पुरानी कार से मुझे अभी भी बहुत लगाव है। रीना, तुम्हें पता है, वो हमारी पहली कार थी और बचपन से वो मेरे साथ ही है। रीना की सास कमला कहती है, हाँ बेटी रीना, वो कार हमने हमारी शादी के वक्त ली थी। रीना सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस कार को फिर से ठीक करवा कर उसे कैब की तरह इस्तेमाल करूँ। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि मैं उस कार को कैब की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं उसे किसी गरीब को कैब वाली टैक्सी की तरह चलाने के लिए दे दूंगा। इससे हमारी पुरानी कार कई लोगों के काम आ सकेगी और हमारा भी थोड़ा तो फायदा हो ही जाएगा। वैसे मुझे तो ये विचार बुरा नहीं लगा। तुम क्या कहती हो रीना? आप लोगों को जो ठीक लगे। वैसे मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और विकास अपनी नई कार से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में विकास अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। यार संजय, मुझे कोई अच्छा कार रिपेयर करने वाले का पता बताना। मुझे अपनी पुरानी कार सही करवानी है। अरे, मैं एक बहुत अच्छे कार ठीक करवाने वाले को जानता हूँ। वो तेरी पुरानी कार को एकदम नई जैसी बना देगा और तो और मुफ्त में उसे नया पेंट भी कर देगा। अच्छा, तो जल्दी से मुझे उसका पता बताना। मैं आज ही लौटते में उससे मिलने जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर उसकी दुकान और घर यहाँ से थोड़ा दूर है और रास्ता भी काफी खराब है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा संभल कर जाना। संजय विकास को कार ठीक करने वाले का पता बता देता है और ऑफिस के बाद विकास बताए पते पर चला जाता है। पर थोड़ी ही देर में विकास उस कार ठीक करने वाले आदमी की दुकान पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पूरी बात बता देता है। आप चिंता मत करिए, मैं कल खुद आपके घर आऊंगा और आकर आपकी कार ठीक करूंगा और उसे कैब की तरह ही सजा दूंगा। विकास ये सुनकर खुश हो जाता है और वापस घर जाने के लिए लौटने लगता है। पर लौटते वक्त विकास की कार के ब्रेक्स अचानक से बीच रास्ते में फेल हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये बीच रास्ते में कैसे बंद हो गई मेरी नई कार? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और विकास की गाड़ी को टक्कर मार देता है। विकास वहीं मर जाता है। जब विकास के घर पर यह बात पता चलती है तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी तो मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। हे भगवान। रीना जोर जोर से रोने लगती है और कमला उसे चुप कराती है। 2 दिन बीत जाते हैं और अभी भी विकास के घर पर मातम छाया हुआ था। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। रीना जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने वही कार ठीक करने वाला आदमी खड़ा था। जी मैडम, मेरा नाम हरिया है और विकास जी ने मुझे यहाँ आकर उनकी पुरानी कार ठीक करने के लिए कहा था। जरूर ये उसी दिन की बात होगी जब विकास सुबह सुबह हम लोगों से कार सही कराने को बोल कर गया था, तभी उसने इसे बुलाया होगा, विकास के पिताजी कहते हैं। ठीक है, अगर विकास की यही आखिरी इच्छा थी तो आप वो पुरानी कार को एकदम नया जैसा बना दो। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हम आपको दे देंगे। हाँ पापा, उनकी यही आखिरी इच्छा थी कि वो पुरानी कार कैब की तरह चले। हम उसे किसी गरीब आदमी को चलाने के लिए भी दे देंगे। तभी हरिया कहता है, हाँ मेम साहब, वैसे मेरा एक भांजा है, विकास जी ने कहा था कि उसी को कैब वाली टैक्सी चलाने के लिए भी दे देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। हरिया चुपके से अपने भांजे को फोन करके वहाँ बुला भी लेता है। सुन भांजे, अब शायद तुझे नौकरी मिल जाए, जल्दी से मेरे बताए पते पर आजा। हरिया फोन काट देता है और तभी वहाँ पर रीना, कमला और रीना के ससुर जी आ जाते हैं। अरे वाह, गाड़ी तो सचमुच में एकदम नई जैसी लग रही है। हाँ, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये हमारी वही। तभी वहाँ पर हरिया का भांजा आ जाता है। अरे तुम कौन हो? जी ये मेरा भांजा है। विकास जी ने वादा किया था कि वो इसे ही कैब चलाने के लिए देंगे और हमारी गरीबी देखकर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ महीने तक हमसे कैब चलाने के पैसे भी नहीं लेंगे।
अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर तुम ये कैब चला सकते हो बेटा। वैसे हरिया जी, गाड़ी सही करने के कितने पैसे हमें आपको देने हैं? वो मेम साहब, आपको सिर्फ मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। हाँ मेम साहब, वो विकास जी को ये गाड़ी बहुत प्यारी थी ना, उन्होंने तो हमसे यही कहा था, बाकी आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। नहीं नहीं, जो विकास ने कहा था वही होगा। कमला हरिया को पैसे दे देती है और हरिया और उसका भांजा वो गाड़ी और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, पापा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर रीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उधर हरिया का भांजा श्याम हरिया को घर छोड़कर कैब चलाने लग जाता है। रास्ते में श्याम को एक सवारी दिखती है तो श्याम उसे बिठा लेता है। वो एक लड़की थी। भैया, मुझे ना यही पास वाले शॉपिंग मॉल तक ले चलिए। हाँ हाँ मैडम, अभी ले चलता हूँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी हवा में कैसे उड़ रही है? बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी गाड़ी तेजी से जमीन पर गिरती है। गाड़ी के जमीन पर गिरते ही लड़की जल्दी से कार से निकलकर भाग जाती है। हे भगवान, ये आखिर अभी अभी हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी श्याम को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक भूत बैठा दिखाई देता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले जल्दी से मेरी गाड़ी से उतर और पीछे आकर बैठ। अब ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, समझा तू? श्याम ठीक वैसे ही करता है जैसे भूत कहता है। श्याम पीछे बैठ जाता है और भूत बहुत तेजी से हवा में गाड़ी उड़ाने लगता है। भूत गाड़ी को उड़ाते हुए हरिया की दुकान तक ले जाता है और दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा कर देता है। अरे ये श्याम यहाँ फिर से क्यों लेकर आ गया गाड़ी को? ये मेरा कामचोर निकम्मा भांजा भी ना, इतनी मुश्किल से तो ऐसे ही ये कैब दिलवाई थी। जा, गाड़ी से नीचे उतर और अपने प्यारे हरिया मामा को आकर गाड़ी में बैठने को कह। कोई भी चालाकी दिखाई तो वहीं दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। श्याम डरते डरते गाड़ी से उतरता है और हरिया के पास जाता है। जब हरिया की नजर ड्राइवर वाली सीट पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूत भूत बचाओ! अरे मामा, इससे पहले वो भूत हमें कच्चा चबा ले, उससे पहले चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, वरना वो भूत यहाँ आ जाएगा। हरिया श्याम की बात सुन लेता है और उसके साथ जाकर भूतिया कैब में बैठ जाता है। भूत गाड़ी को फिर से हवा में उड़ाने लग जाता है। भूत गुस्से से हरिया की तरफ देखता है। मैं तुम लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से मैं इस कार को सीधा नीचे जमीन पर फेंक दूंगा। क्या? पर क्यों? हमने क्या किया? ओहो, भोले तो तुम लोग ऐसे बन रहे हो जैसे जानते ही नहीं कि तुमने क्या किया। हाँ हाँ, हम नहीं जानते कि हमने क्या किया। तुम ही क्यों नहीं बता देते हो कि हमने ऐसा क्या किया जो तुम हमारे पीछे पड़े हो? भूत गाड़ी को एक बड़ी बिल्डिंग की छत पर ले जाकर उसके कोने में खड़ी कर देता है। ठीक है, मैं ही बताता हूँ, और अगर इसके बाद तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं कार को सीधा नीचे फेंक दूंगा। नहीं नहीं, हम सिर्फ सच बोलेंगे। आप पूछ लीजिए जो पूछना है भूत जी। तो बताओ, विकास को किसने मारा? क्या क्या बकवास है ये? हरिया का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। भूत गाड़ी को और आगे बढ़ा देता है जिससे गाड़ी बस नीचे गिरने ही वाली होती है। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। मैंने विकास को मरवाया था ट्रक से ताकि मैं उसके घर जाकर उसकी गाड़ी ठीक करने का 3 गुना ज्यादा पैसा ले सकूं। और यही नहीं, मुझे अपने भांजे को नौकरी दिलाने का भी अच्छा मौका मिल गया था, बस इसीलिए। पर इस श्याम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब मेरा ही किया धरा है। क्या मामा, मुझे नहीं पता था कि आप पैसे के लिए किसी की जान तक ले सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तूने मेरे घर जाकर उनसे इतने पैसे लिए और उनसे एक गाड़ी लेकर उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। मैं विकास हूँ। मरने के बाद मैं भूत बन गया और मैंने सब देखा कि कैसे तूने मेरे परिवार को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरे घर वाले देंगे। मैं अब ये गाड़ी अपने घर लेकर जाऊंगा और तुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा। भूत गाड़ी को अपने घर ले जाता है और कमला, रीना और उसके पिता गाड़ी की आवाज सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। गाड़ी में से हरिया, श्याम और भूत निकलता है। हे भगवान, ये तो भूत है। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। हरिया, ललिता, रीना और विकास के पिता को पूरी कहानी सुना देता है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। विकास के पिता पुलिस बुलाकर हरिया को जेल भिजवा देते हैं। विकास की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो चला जाता है। रीना और कमला श्याम को ही कैब चलाने को दे देते हैं और सब